स्वागत है आपका फिर से ML की यूपी 87 कोचिंग क्लासेस पर। तो आज हम एक जानदार शानदार धाकड़ तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, अभिक्रियाएं आज पढ़ा दी हैं। तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो हमारा पार्ट 1, ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने इससे पहले महादेव वर्मा, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, सूरदास, तुलसीदास जीवन परिचय नहीं देखे हैं, आदि लोगों के जीवन परिचय नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर जीवन परिचय देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कल हमने इससे पहले आधा चैप्टर समाप्त करवा दिया, ये पार्ट 2 है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए अब हम इन अभिक्रियाओं को समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से, यानी जब दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर अभिकारक बनाते हैं, क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दो अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं उत्पाद के रूप में, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन संयोजन अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, यानी दो अभिकारक हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर भी कार्बन ऑक्साइड बनाया। अब वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कौन सी? वियोजन अभिक्रिया। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ जब एक अभिकारक टूटकर, यानी ठीक उल्टा हो रहा है, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, ठीक है। तो यहाँ अभिकारक है हाइड्रोक्साइड 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड है और यहाँ हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी अभिकारक है जो है वो टूटकर दो भागों में बट गया। कितने भागों में? दो भागों में बट गया उत्पाद के रूप में, यानी ये दो भागों में उत्पाद के रूप में टूट गया। इसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, अगला है विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया हर साल पूछी जाती है, एग्जाम में एक्टिविटी भी आती है इस पर। जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी? जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी फिर एक बार और देख लो, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोलकर बता रहा हूँ। जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये कॉपर, ये सल्फेट, कॉपर सल्फेट, क्या? कॉपर सल्फेट। और ये फेरम आयरन, यानी इसे आप लोहा भी बोलते हो, लोहा होता है लोहा, और उसकी अभिक्रिया की जाती है। तो यानी कॉपर कम अभिक्रियाशील तत्व है और फेरम लोहा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है।
तो लोहा अधिक अवक्रियाशील तत्व कम अवक्रियाशील तत्व को हटा देगा, यानी धक्का मार के हटा देगा। तो यहाँ पर अवक्रिया होगी तो फेरम की जगह ले लेगा कॉपर, और कॉपर की जगह ले लेगा फेरम, यानी जहाँ पर कॉपर है वहाँ पर फेरम यानी लोहा आ जाएगा, और जहाँ लोहा था यानी जहाँ यहाँ पर लोहा है फेरम और यहाँ कॉपर आ जाएगा। इसे ही कहते हैं विस्थापन अवक्रिया। चलिए अब देखते हैं द्वय विस्थापन अवक्रिया। दोस्तों कौन सी अवक्रिया? द्वय विस्थापन अवक्रिया। क्या? द्वय विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रिया पहले करा दी है हमने, दोबारा भी कर लीजिए आप। जब अधिक अवक्रियाशील तत्व कम अवक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है। किसमें? उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। कॉपर सल्फेट, यानी ये कॉपर सल्फेट प्लस फेरम, कॉपर सल्फेट और फेरम की अवक्रिया की, तो इसने फेरम ने कॉपर सल्फेट यानी कॉपर को फेरम अधिक अवक्रियाशील तत्व है ना ये, और कॉपर कम अवक्रियाशील तत्व है, तो फेरम अधिक अवक्रियाशील तत्व कम अवक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में, यानी फेरम उसके यौगिक में खुद विस्थापित हो जाएगा और इधर आके कॉपर इधर अकेला रह जाएगा। इसे ही कहते हैं विस्थापन अवक्रिया। द्वय विस्थापन अवक्रिया, जब अवक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है। कितनी बार? 2 बार। जब अवक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है उसे द्वय विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। क्या दोस्तों? जब अवक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है। कितनी बार होता है? 2 बार। 2 बार विस्थापन होगा तभी द्वय विस्थापन अवक्रिया है, उसे ही द्वय विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। ऐसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस, यानी जली विलयन है ये एक्वस। इसे ऐसे अगर एस लिखा हो तो ठोस अवस्था में होता है, जी लिखा हो तो गैसीय अवस्था में, अगर ऐसे आई सा बना हो ऐसे एल या आई तो वो होता है द्रव अवस्था में। ठीक है दोस्तों, ये सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। क्या? बेरियम क्लोराइड, ये भी एक्वस यानी जलीय विलयन है। जब इसके साथ अवक्रिया की सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब क्रिया की तो हमें प्राप्त हुआ बेरियम, यानी 2 बार विस्थापन हो रहा है इसमें। देखिए बेरियम ने नाइट्रोजन को धक्का दिया, ठीक है, तो बेरियम की नाइट्रोजन की जगह कौन ले लेगा? बेरियम। यहाँ बेरियम ने नाइट्रोजन की जगह ले ली, और ये सोडियम सल्फेट था, ये सल्फेट, सोडियम तो हट गया, ये सल्फेट आया, सल्फेट यहीं रहेगा। ठीक है, एक बार विस्थापन हो गया। दूसरी बार जब ये सोडियम था वो क्लोराइड के साथ आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड के साथ आ गया, मतलब ये सोडियम क्लोराइड बन गया, फिर ये बेरियम सल्फेट बन गया। इसमें 2 बार विस्थापन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार द्वय विस्थापन अवक्रिया, जब अवक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है उसे द्वय विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। चलो दोस्तों अगली देखते हैं रेडॉक्स अवक्रिया। कौन सी? रेडॉक्स अवक्रिया। ये है दोस्तों आपकी रेडॉक्स अवक्रिया। कौन सी? रेडॉक्स अवक्रिया। उपचयन अवक्रिया और अपचयन। रेडॉक्स अवक्रिया में 2 अवक्रियाएं होती हैं, उपचयन और अपचयन। कितनी होती हैं? 2 अवक्रियाएं होती हैं रेडॉक्स अवक्रिया में, उपचयन और अपचयन। ठीक है दोस्तों, अब उपचयन अवक्रिया देखते हैं। कौन सी? उपचयन अवक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, किसकी? ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन अवक्रिया कहते हैं। एक चीज होनी चाहिए, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन का ह्रास। हमें क्या मतलब दोनों ही हो जाए, या ऑक्सीजन का ह्रास से या और हाइड्रोजन की वृद्धि दोनों ही हो जाए, या हाइड्रोजन की, उसे उपचयन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें सिर्फ इससे मतलब है एक हो जाए, कोई से हो जाए, या ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन का ह्रास, या दोनों ही हो जाए, ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो जाए और हाइड्रोजन का ह्रास भी हो जाए, उसे उपचयन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन की अवक्रिया की, कॉपर और ऑक्सीजन की अवक्रिया की तो बना कॉपर ऑक्साइड। क्या बना दोस्तों? कॉपर ऑक्साइड। इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन की तो वृद्धि हुई और हाइड्रोजन का कुछ नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई इसमें। अब आती है अपचयन अवक्रिया। कौन सी? अपचयन अवक्रिया। वह अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वह अवक्रिया इसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अवक्रिया कहते हैं। कौन सी? अपचयन अवक्रिया।
ठीक है दोस्तों, उसे ही अपचयन अवक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अवक्रिया, वह अवक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन, वह अवक्रिया जिसमें ये उपचयन और अपचयन ये दोनों हो, उपचयन और अपचयन दोनों हो, उसे ही हम रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास और ऑक्सीजन की वृद्धि, चारों में से दो होनी चाहिए, ऑक्सीजन का ह्रास या वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास या वृद्धि। तो ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड की ह्रास, वो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। तो ये हो गई अपचयन अवक्रिया। कौन सी, अपचयन अवक्रिया, ये आपकी अपचयन अवक्रिया हो गई। और यहाँ हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये कौन सी हो गई, उपचयन अवक्रिया। कौन सी, उपचयन अवक्रिया। ठीक है दोस्तों, यही है रेडॉक्स अवक्रिया। चलिए, वह अवक्रिया इसमें ऑक्सीजन का हास्य तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन अवक्रिया कहते हैं। ये अपचयन, उसे अपचयन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपचयन और उपचयन, वह अवक्रिया इसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। क्या, रेडॉक्स अवक्रिया। अब अगला आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि। क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि, हिट और ट्रायल विधि। कौन सी, हिट और ट्रायल विधि। हिट और ट्रायल विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ये पूछ लेता है बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्न में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया है पिछली साल और उससे पिछली साल भी पूछा गया है। हिट और ट्रायल विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अवक्रिया के प्रकार, अवक्रिया के दो प्रकार हैं, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया और ऊष्माशोषी। कौन सी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। चलिए अगला लेते, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया। कौन सी, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया, वह अवक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। वह अवक्रिया जिसमें ऊष्मा के साथ नहीं, ऊष्मा के साथ नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। वह अवक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, ऊष्मा के साथ तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वह अवक्रिया इसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया में कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अवक्रिया की तो मिला कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ और ऊष्मा का एब्जॉर्ब, मतलब ऊष्मा एब्जॉर्ब हुई। ऊष्मा शोषी अवक्रिया दूसरी है, ऊष्मा शोषी अवक्रिया। उभय अवक्रिया, कौन सी, वह अवक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अवक्रिया। आपको साथ में साथ याद भी करना है, मेरे पीछे पीछे आप या तो लिखा करो या बोला करो। वह अवक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें उसमें ऊष्मा का उत्पादन हो रहा था, इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। ठीक है दोस्तों, AgCl सूर्य के प्रकाश से अवक्रिया कराई तो Ag प्लस Cl अलग अलग हो गया और ऊष्मा का अवशोषण हुआ। इसमें क्या हुआ, ऊष्मा का अवशोषण। ठीक है दोस्तों, वियोजन अवक्रिया के प्रकार, आपने पहले वियोजन अवक्रिया पढ़ी थी, वियोजन अवक्रिया के प्रकार आ गए। अब ये ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया। कौन सी, ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया, विद्युतीय वियोजन अवक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अवक्रिया। अब चलो इन तीनों में से अलग अलग इनकी डेफिनेशन देखते हैं इन तीनों की। ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया, अभिकारक का ऊष्मा द्वारा वियोजन। क्या, अभिकारक का ऊष्मा द्वारा वियोजन ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया कहलाता है। जैसे फेरम सल्फेट, फेरम सल्फेट का ऊष्मा द्वारा वियोजन यानी तोड़ना, वियोजन माने होता है तोड़ना। क्या हुआ दोस्तों, अभिकारक का ऊष्मा द्वारा वियोजन। क्या, अभिकारक का ऊष्मा द्वारा वियोजन ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया कहलाता है। फेरम सल्फेट को ऊष्मा द्वारा वियोजन किया तो फेरम ऑक्साइड यानी ये कई भागों में टूट गया, 3 भागों में टूट गया। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन किया गया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 में टूट गया। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 में टूट गया ऊष्मा द्वारा, इसे ही कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया। अब आता है विद्युतीय वियोजन अवक्रिया। कौन सी, विद्युतीय वियोजन अवक्रिया, अभिकारक का विद्युत द्वारा टूटना। क्या, अभिकारक का विद्युत द्वारा टूटना, वियोजन का अर्थ ही है टूटना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विद्युत द्वारा तोड़ा गया तो हाइड्रोजन अलग, यानी जल को विद्युत द्वारा तोड़ा गया। भाई ये जल का सूत्र है या नहीं, नहीं है,
हाँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये जल का नहीं है, विद्युत। जब इसे विद्युत से अपक्रिया की तो हाइड्रोजन अलग हो गया। विद्युत से अपक्रिया की, विद्युतीय वियोजन तोड़ तोड़ रहे हैं हम यहाँ पर, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गई। प्रकाशीय वियोजन अवक्रिया, कौन सी? प्रकाशीय वियोजन अवक्रिया। अब इसकी डेफिनेशन आप ही लिखोगे या मैं ही बताऊं? चलो बता ही देता हूं, क्योंकि आपको तो नोट्स बनाने हैं ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, क्या? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन AgCl, इसका सूर्य के प्रकाश में वियोजन कराया गया तो Ag अलग हो गया प्लस Cl2 अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, खत्म हो गया है आपका रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। अब आती है बात रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण को ज्यादा सूचनापूर्ण कैसे बनाते हैं? भौतिक अवस्था द्वारा। उसकी भौतिक अवस्था से हम रासायनिक समीकरण को ज्यादा सूचनापूर्ण बनाते हैं। अगर देखो ठोस होगा तो हम उसे एस से यानी सॉलिड एस से प्रदर्शित कर देंगे। द्रव होगा, क्या होगा? द्रव होगा तो हम उसे एल से यानी लिक्विड से प्रदर्शित कर देंगे। गैस होगी तो जी यानी गैस से प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक समीकरण को यही एक तरीका है ज़्यादा सूचनापूर्ण बनाने का। अगर जलीय विलयन है तो उसे हम AQ यानी एक्वस AQ द्वारा सूचनापूर्ण बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब रासायनिक समीकरण को इसी प्रकार ज़्यादा सूचनापूर्ण बनाया जा सकता है अगर और कोई उपाय नहीं है इसका। आता जलीय विलयन, अभिक्रिया होने की स्थिति। अब जब अभिक्रिया होती है तब कौन कौन सी स्थिति हो सकती हैं? अभिक्रिया होने की स्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा अभिक्रिया हो सकती है, ऊष्मा द्वारा भी हो सकती है, विद्युत, तापमान, दाब, इन सभी द्वारा अभिक्रिया हो सकती है, ठीक है दोस्तों। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना, क्या दोस्तों? बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना क्या दोस्तों पूछ लेता है? बिना बुझा हुआ चूना क्या है? बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या? कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्या होता है? कौन सा? बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लियर हो गया आपको? MCQ में पूछ लेता है बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं, तो आप बता दोगे कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आता है बिना बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया बुझा हुआ चूना से की गई है, यानी बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाया गया है, ना कि बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया की गई है। ऐसा हो भी सकता है कभी, ऐसा नहीं होगा। बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाया जाता है। देखिए कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्या? जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है। जब आप घर पे पेंट यानी कलई करते होगे तब यही कलई होती है, इसी को ही कलई बोलते हैं। तो आप अगर इसे भिगाते होगे तो इसमें से बुलबुले निकलते होंगे, गरम गरम, अगर हाथ दे दिया तो हाथ जल जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बुझा हुआ चूना में कन्वर्ट हो जाता है।